अगर हम एयरपोर्ट से एक व्यक्ति की फोटो लेके निकलते हैं हाथ में, तो तय हो चुका था कि सिंबोलिज्म का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि माइनॉरिटीज को इस्तेमाल करके कोई आप मूवमेंट खड़ा करेंगे तो कम्युनल लाइंस पे डिवाइड हो जाएंगे और उसका फायदा मिलेगा रूलिंग पार्टी। कि हमारे देश में लोकतंत्र का एक नाटक चल रहा है, एक बड़ा प्रहसन और नाटक चल रहा है, और उस नाटक में हर पात्र एक विदूषक ही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र का पूरा आइडिया कलेक्टिव विजडम, आर्गुमेंटेटिव स्पिरिट, विमर्श, डिस्कोर्स, डायलॉग, असहमतियों, सहिष्णुता, इन पर खड़ा है। लोकतंत्र मूड की शासन प्रणाली नहीं, लोकतंत्र मूल्यांकन की शासन प्रणाली, जहां मतदान करते हैं। मतदान मतलब होता है हमारे पास मत है तब हम दान करेंगे, संवेग कोई मत नहीं है। तो कृत्रिम तौर से अंबेडकर को यहां फिट करने की कोशिश की। मैं देख रहा हूं कि भारत में कई आंदोलनों में गांधी अंबेडकर को उस आंदोलन में जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करते। अन्ना हजारे के मूवमेंट में यही किया उन्होंने, और जिस पार्टी ने अन्ना हजारे के मूवमेंट में गांधी का इस्तेमाल किया, बाद में जब वो पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने अपने सारे सरकारी दफ्तरों से गांधी का फोटो हटा दी। फॉलोअर्स किसके होते हैं? फॉलोअर्स बनते हैं आस्था से। अब वो फॉलोअर उसी बात सुनने की का आदी है, इसीलिए आपका फॉलोअर बना है। उससे अलग बात कहोगे आपको फॉलो करना बंद कर दो। सोनम वांगचुक के साथ यही हुआ। कोई तपे हुए लोग नहीं है लोहिया की तरह कि 20-30 साल नेहरू से लड़ते लड़ते तपे हुए, समझौता नहीं करें। वो सब समझौता कर लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस विमर्श में हम लोग सीजेपी मूवमेंट को लेकर बातचीत कर रहे थे, जो नीट पेपर लीक हुए को लेकर जंतर मंतर पर पिछले दिनों हुआ था। तो उसी के संदर्भ में एक अगला प्रश्न मैं सर से करना चाहूँगा। सर, जैसा मैंने देखा कि इसमें अभिजीत दीपके जी को लेकर कई लोग कह रहे थे कि ये जो है दलित उससे जाति से आते हैं, और इन्होंने अम्बेडकर जी की जो तस्वीर है उसका प्रयोग किया। और इसी प्रकार से देखते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी आए, जो माननीय सांसद हैं, उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, और आंदोलन को लेकर ये संसद में भी गए, विपक्ष में बहुत सारे नेताओं ने आगे बढ़ाया। लेकिन उनका इसलिए विशेष प्रकार से मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि उस समय मैंने एक कोई आर्टिकल पढ़ा था जिसमें किसी व्यक्ति ने, उन्होंने जो है इस बात का एनालिसिस किया था कि जो दलित विमर्श है अब वो केवल जाति आइडेंटिटी के आसपास नहीं घूम रहा है, अब उसमें राष्ट्रीय मुद्दे भी शामिल होने लगे हैं। तो क्या नीट पेपर आंदोलन को लेकर जिस प्रकार से दलित नेताओं ने अंबेडकर जी की तस्वीर का प्रयोग किया, लामबंद हुए, तो क्या ये माना जाए कि कोई मतलब दलित विमर्श अब ज्यादा व्यापक हुआ है, या पैराडाइम शिफ्ट हुआ है जिसमें राष्ट्रीय मुद्दे अब इसमें आने लगे हैं, जाति आइडेंटिटी के बाहर अब आकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं? तो क्या सर आप इसको ऐसा मानते हैं? जहां तक मेरी निजी राय है आकाश, मैं मानता हूं कि इसको भी कई आयामों में समझना चाहिए, क्योंकि ना हर चीज में बहुत लेयर्स हैं। तो बात अगर सीधे सीधे कह दी जाती है तो उसकी लेयर्स नहीं क्लियर होती, वो खुलती नहीं, परत नहीं खुलती। देखिए, कोई भी जब किसी आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश करता है तो उसके पीछे एक वैचारिकी हो सकती है, एक साधन हो सकते हैं, और एक लक्ष्य हो सकता है। तो अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इसके पीछे की वैचारिकी में दलित विमर्श ने बहुत सोच समझकर दलित विमर्श को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने की कोशिश की है, तो मेरा मानना है कि वो इसमें कहीं नहीं दिखता है कि ऐसी कोई वैचारिकी बनाई गई जिस वैचारिकी में लोगों ने सोचा कि अब दलित विमर्श को आगे ले जाना है, पहचान की राजनीति से बाहर ले जाना है। वो ऐसा कोई प्लानिंग का मामला मुझे नहीं दिखता है कि उसमें वैचारिकी का मामला है। अब दूसरा है कि क्या इसमें साधन के तौर पर दलित आइडेंटिटी को इस्तेमाल करना और उसके लाभ लेने का भाव शामिल है, या उसको बड़े मुद्दों से जोड़ने का भाव शामिल है? मुझे लगता है, देखिए, जब भी कोई आंदोलन होगा तो कोई नहीं चाहेगा आंदोलन करने वाला कि आंदोलन सफल हो जाए। और चूंकि आप जन आंदोलन कर रहे हैं
तो जन आंदोलन की सफलता तो इस बात से निर्भर करती ना कि उसमें ज्यादा से ज्यादा जनता शामिल हो। अच्छा, जनता को जब आप शामिल करना चाहते हैं तो एक तो जनता जनरल है, सामान्य जनता है, और एक कोई ग्रुप है जिस पर आप भरोसा करते हैं कि ग्रुप ये पहले आ जाएगा, फिर धीरे धीरे जनता जुड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इसमें अंबेडकर की फोटो का इस्तेमाल आंदोलन को सफल बनाने के लिए, एक वर्ग को सेंटिमेंट के तौर पर इस आंदोलन से जोड़ने के लिए किया गया। उसका कोई बहुत वैचारिकी से संबंध नहीं है, उसको आंदोलन को सफल बनाने की योजना से मैं समझता हूं उसका संबंध है। कोई भी आंदोलन करेगा तो चाहेगा, इन लोगों ने मुझे लगता है कि यही समझकर उसको किया कि भाई अगर हम एयरपोर्ट से एक व्यक्ति की फोटो लेके निकलते हैं हाथ में, तो तय हो चुका था कि सिंबोलिज्म का हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब चूंकि आप लड़ना चाहते हैं रूलिंग पार्टी से, तो रूलिंग पार्टी से लड़ना चाहेंगे तो किसको इस्तेमाल करेंगे? एक हो सकता है अल्पसंख्यक को इस्तेमाल करें, क्योंकि वो नाराज है, क्योंकि पॉलिटिक्स है जिसमें धर्म का तड़का लगा हुआ है। एक पार्टी धर्म के वोट बैंक से आगे जा रही है, तो अब दूसरे धर्म के लोगों को लामबंद करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर अभिजीत दीप के वैसा करने की कोशिश करते तो उन पर एंटी नेशनल, अपीजमेंट, तमाम तरह के आरोप लग जाते, क्योंकि माइनॉरिटीज को इस्तेमाल करके कोई आप मूवमेंट खड़ा करेंगे तो कम्युनल लाइंस पे डिवाइड हो जाएगा और उसका फायदा मिलेगा रूलिंग पार्टी को, क्योंकि वो उस तरह की बाइंड्री पर उनका एक वोट बैंक खड़ा है, तो इसलिए वो अल्पसंख्यक इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब दूसरा ऐसा कौन सा वर्ग है अल्पसंख्यकों के अलावा जिसका सरकार के खिलाफ थोड़ा सेंटिमेंट बनता है? तो देखते हैं पीडीए में अल्पसंख्यक तो बाहर हो गया, बचा कौन? पिछड़ा और दलित। अब पिछड़े और दलित के सबसे बड़े आइकन कौन हो सकते हैं? अंबेडकर। और यही पिछड़ा और दलित वर्ग है जिसमें अस्मिता की जो पहचान और लड़ाई का मामला है वो कई बार हिंदू नैरेटिव के साथ सेट नहीं होता है। तो इसलिए एक सोची समझी योजना के तहत कि पिछड़े दलित ही हैं जो इस मूवमेंट में रेजिस्टेंस पैदा करने का काम कर सकते हैं, या मूवमेंट को मतलब वो सरकार को रेजिस्टेंस देने के लिए इस्तेमाल किए सकते हैं, और उन्हीं में नाराजगी है। उन्हीं की राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को बीजेपी के अगेंस्ट सफलता मिली है। यूपी में समाजवादी पार्टी को देखिए, बिहार में राजद। तो जो पीडीए की राजनीति है उसको विपक्ष ने एक तरीके का अपना फोटे बनाया है। तो जब मूवमेंट शुरू हुआ तो उसी आइडिया को उन्होंने यूज किया साधन के तौर पर, जिससे उन्होंने समझा कि इससे मास अपील पैदा होगी। तमाम स्टूडेंट जो भाई नीट का परीक्षा देने वाला स्टूडेंट जो है, मेडिकल की तैयारी करने वाला स्टूडेंट सड़क पर कितना उतरेगा? इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों को तुम्हारे माँ बाप भारत के बचा के रखते हैं एकदम, सड़क पर कभी उतरे ही नहीं। तो फिर उतरेगा कौन स्टूडेंट के मूवमेंट में? स्टूडेंट के मूवमेंट में उतरेंगे स्टूडेंट यूनियन के लोग। अब स्टूडेंट यूनियन में कौन है? स्टूडेंट यूनियन में एक एबीवीपी है, वो क्यों उतरेगा? दूसरे कौन संगठन हो सकते हैं? वामपंथी, दलित राजनीति करने वाले, पिछड़ा वर्ग की राजनीति करने वाले, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स। दिल्ली नजदीक है यूपी से, वहां से लोग आ सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस मूवमेंट में जो ये पूरी उसके पीछे का आइडिया है वो ये था कि भाई पहले हमको एक पावरफुल ऐसा वर्ग चाहिए जो इस मूवमेंट को सस्टेन करे। अभिजीत दीप के आएंगे तो कौन उनके साथ अचानक खड़ा हो जाएगा? और आप देखिए पहले दिन से ही जो लोग खड़े हुए, वामपंथी संगठन के छात्र, जेएनयू के छात्र, तो लाठी चार्ज हो गया तो देश के लोग आ गए, पुलिस ब्रुटैलिटी के बाद आ गए। उसके पहले मूवमेंट को सपोर्ट कौन कर रहा है? दलित, पिछड़े और वामपंथी छात्र संगठन। अच्छा, मार्क्स की फोटो का अपील तो है नहीं कि मार्क्स के फोटो लगा के आप आएंगे तो यहाँ देश में कोई वोट बैंक है उसका। इसलिए अंबेडकर की फोटो का इस्तेमाल एक रणनीतिक हिस्सा है उस पूरे मूवमेंट का। दूसरा जो भाग आपने सवाल में पूछा कि क्या इससे दलित चेतना का विस्तार हुआ है, मैं मानता हूं नहीं। देखिए, दलित चेतना अगर राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़कर अपना विस्तार करना चाहती तो उसका मेन प्लैंक क्या है? उसका मेन प्लैंक है सोशल जस्टिस। उसका मेन प्लैंक गवर्नेंस नहीं है। अंबेडकर ने गवर्नेंस के ठीक करने का मूवमेंट नहीं खड़ा किया था, सामाजिक न्याय का खड़ा किया था। और ये पेपर लीक किसका मुद्दा है?
गवर्नेंस के फेल्योर का है, गवर्नमेंट के फेल्योर का है। ये कोई लोकतंत्र के फेल्योर का मुद्दा नहीं है कि इसमें सामाजिक न्याय छिन गया। अच्छा भाई, जब किसी पेपर लीक होगा तो उसमें पिछड़े जातियों से ज्यादा उच्च जातियों के बच्चे भी बैठ रहे हैं, नुकसान तो उनका भी है ना। तो ऐसा तो है नहीं कोई कि एक वर्ग की अधिकार के छीनने का मामला है। तो उसमें अंबेडकर कहीं से फिट नहीं होते। इस पूरे मूवमेंट की आइडिया में अंबेडकर कहीं से फिट नहीं होते। वो कृत्रिम तौर से अंबेडकर को यहाँ फिट करने की कोशिश की गई। मैं देख रहा हूँ कि भारत में कई आंदोलनों में ऐसा हुआ। गांधी अंबेडकर को उस आंदोलन में जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करते हैं। अन्ना हजारे के मूवमेंट में यही किया उन्होंने। और जिस पार्टी ने अन्ना हजारे के मूवमेंट में गांधी का इस्तेमाल किया, बाद में जब वो पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने अपने सारे सरकारी दफ्तरों से गांधी का फोटो हटा दिया। भगत सिंह और अंबेडकर का फोटो रहता है, गांधी का फोटो नहीं रहता उस पार्टी की सरकार में। और उन्होंने गांधी के नाम पर ही आंदोलन खड़ा किया था। तो इसलिए ये कोई वैचारिकी वाला मामला नहीं है। भाई दलित तो एक वैचारिकी, दलित विमर्श एक वैचारिकी है ना, वो एक पावरफुल विचार है सामाजिक न्याय का। तो सामाजिक न्याय के विचार में तो अगर उनको मुद्दा उठाना है और उसका विस्तार करना है तो क्या करेंगे, सामाजिक न्याय में और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखेंगे भारत में अगर दलितों से भी ज्यादा हालत किसी की खराब है तो है ट्रांसजेंडर और स्त्रियां। भाई मैं कहता हूं अक्सर क्लास में नहीं बातचीत करते बच्चों से कि हमने जाति सूचक शब्दों को गाली मान लिया और उसका प्रयोग करने पर आदमी जेल जाता है। लेकिन हमारी सारी गालियां औरतों की यौनिकता पर आधारित है। तो अगर किसी जातीय पहचान पर गाली बनाने से या जाति का नाम लेने मात्र से किसी की अस्मिता आहत हो जाती है, उसकी जनसंख्या 17% है भारत में, 15% 17% है, तो 50% आबादी की यौनिकता पर सारी गालियां बनाओगे तो उससे उनकी अस्मिता आहत नहीं होती। तो उसी तरह से उस गालियों को क्यों नहीं बैन किया आपने? जैसे भाषा में आपने जात सूचक शब्दों को बैन किया, वैसे आपने कि गालियों की क्यों नहीं बैन किया? गाली तो सारी पितृसत्तात्मक है। वर्ण व्यवस्था भी असमता मूलक थी, पितृसत्ता भी असमता मूलक है, पैट्रियार्की भी असमता मूलक है। वर्ण व्यवस्था में भी उच्च जातियों ने निम्न जातियों का शोषण किया, पितृसत्ता में पुरुषों ने स्त्रियों का शोषण किया। वर्ण व्यवस्था वाला शोषण अब कम हो गया, फिर भी हम उसकी जात सूचक शब्दों को प्रयोग में नहीं लाते। पितृसत्ता तो पूरे उफान पर है। भाई आप देखिए किसी शोषण को हम कैसे मापते हैं? सबसे बड़ा पैमाना हिंसा। शोषण जितना ज्यादा होगा उतने किस्म की हिंसा होगी निचले तबके के साथ। आज अनुसूचित जातियों के साथ जाति हिंसा की घटनाएं कम हो रही हैं। आज तो दोनों वर्गों में कई बार संघर्ष देखने को मिलता है। निम्न जातियों के लोग भी लामबंद होके वो कई बार वायलेंस का सहारा लेते हैं। उनके साथ हिंसा इतनी आसान नहीं रह गई। गोरखपुर का एक मामला आया जहां एक बच्चे ने किसी उच्च जाति के आदमी को तलवार से मार दिया। और ऐसी घटनाएं बहुत होती रहती है। तो अब ये नहीं है आपकी दलितों के साथ उच्च जाति के हैं तो आप उनके साथ हिंसा करेंगे। तो वहां तो सामाजिक न्याय करीब करीब मिल गया। इस मामले में हिंसा नहीं हो सकती। सामाजिक तौर पर उसका वर्गीय प्रतिरोध होगा। एक आदमी प्रतिरोध नहीं करेगा, पूरा वर्ग प्रतिरोध करेगा। लेकिन स्त्रियों के साथ जो यौन हिंसा है वो तो जितनी 19वीं 20वीं शताब्दी में होती रही होगी उससे बढ़ गई। रेप बढ़ गया, छेड़खानी बढ़ गई। तो औरतों को तो सामाजिक न्याय चाहिए। अच्छा, रेप कौन कर रहा है? क्या केवल उच्च जाति के लोग? पिछड़े भी, दलित भी, सब कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान सब, छेड़खानी सब कर रहे हैं। हमारा सिनेमा आइटम सॉन्ग बनाता है, लड़की आइटम है, वो आइटम गर्ल है, वो नाचती है। पूरा भोजपुरी सिनेमा देख लीजिए, पूरे भोजपुरी सिनेमा को उन्होंने सॉफ्ट पावर में तब्दील कर दिया है। उसमें स्त्री की देह का ऑब्जेक्टिफिकेशन इस कदर है कि उनके गाने सारे स्त्री की देह को वो एक तरह से सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह बेच रहे हैं। तो उसी देश में अगर सामाजिक न्याय से दलित मुद्दे को जुड़ना होता तो दलित मुद्दा क्या करता? देखता कि स्त्रियों के साथ वही हो रहा है जो हमारे साथ आज से 50 साल 40 साल पहले होता था, 100 साल पहले होता था। तो दलित अस्मिता का विस्तार होना होता तो नीट के पेपर पर होता क्या? वो सामाजिक न्याय और दलित अस्मिता का विस्तार होता तो पहले स्त्रियों के न्याय की तरफ जाता, समलैंगिकों के न्याय की तरफ जाता, एलजीबीटीक्यू की तरफ जाता, समलैंगिकों की तरफ जाता। इसलिए मैं इसको चेतना का विस्तार नहीं मानता।
मैं मानता हूं कि ये जैसे अलग अलग धड़े हैं जो पहचान की राजनीति से अपने लिए वोट बैंक क्रिएट कर रहे हैं, जैसे एक पार्टी ने हिंदुओं को वोट बैंक बना लिया, किसी ने मुसलमानों को बना लिया, किसी ने यादवों को बना लिया, किसी ने राजभर को बना लिया, किसी ने निषाद को बना लिया, वैसे ही ये दलित वोट बैंक क्रिएट करने का आइडिया है कि मेन स्ट्रीम में दलित पॉलिटिशियन अपनी इमेज को ट्रांसेंड करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, यूथ को जोड़ना चाहते हैं, जिनमें गुस्सा है रूलिंग पार्टी के खिलाफ उनको जोड़ना चाहते हैं। तो किसी चेतना का विस्तार नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। राजनेता ना अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं, उनके लिए अवसर, आपदा में अवसर। जब वो देखते हैं कि कोई ऐसा एक मामला खड़ा हो सकता है इसमें, उनके लिए अचानक अपने कद को बड़ा करने की संभावना है, तो उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसा आपने कहा कि अभिजीत दीप के अगर अनुसूचित जाति से आ रहे हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया, तो भारत में ना है ही ये, क्षत्रिय कोई मुद्दा उठाए करणी सेना खड़ी हो जाएगी, ब्राह्मण कोई मुद्दा उठाएगा परशुराम सेना खड़ी हो जाएगी, वही मुद्दा दूसरा कोई उठाएगा नहीं खड़ी होगी। हमारा समाज पहचानों में टूट चुका है। और वही नहीं, अब तो अपराधी भी जो है वो जातियों के, एक जाति के अलग अपराधी हैं, उनकी अस्मिता की रक्षा अपराधी कर रहे हैं, माफिया कर रहा है। मैं शादी ब्याह में जाता हूं, व्यक्तिगत घटना नाम तो नहीं लूंगा, बहुत बड़े अपराधी हैं यूपी के, उनसे मेरा किसी ने परिचय करवा दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, जौनपुर जिले के अपराधी हूं। उन्होंने मुझसे पूछा, अरे आप तो जानते होंगे मुझे। मैंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं जानता। उन्होंने कहा, अरे आप हमको नहीं जानते, कहाँ आपका घर है? मैंने उत्तर प्रदेश के एक जिले का नाम लिया। तब भी आप हमको नहीं जानते। उनके लिए एक शौक था कि मैं आप ही की जाति का अपराधी हूं, आप मुझे कैसे नहीं जानते। अब जरा सोचिए, जहां इस कदर कुएं में भांग पड़ी हो कि जहां एक शिक्षक उसको एक अपराधी समझ रहा है कि उसको शिक्षक को जानना चाहिए, नहीं जान रहा तो कुछ गलत हो रहा है। और मैंने देखा उस शादी में उस अपराधी की जब एंट्री हुई तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी सब उसके पास चले गए। उसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी थे, यहां तक उस शादी में कुछ जजेज आए थे, जजेस को लोगों ने छोड़ दिया, सब जैसे आया तैसे उधर भाग गए और सबने पैर छुआ बाकायदे, कुछ ने पैर छुआ, कुछ फोटो खिंचवाने लगे। एकमात्र मैं ही ऐसा व्यक्ति था जहां वो फोटो खींचने लगी, तो मैं उससे फ्रेम से ही बाहर आ गया। भाई मतलब मैं अगर एक पेशे में हूं, उस पेशे की एक नैतिकता है, उसकी एक अस्मिता है। क्या हम अब ये माने कि इस देश में ज्ञान का मूल्य अपराध से कम हो गया है? एक आदमी ने जिंदगी भर अपराध किया, उस अपराध से राजनीति में चला गया, अब वो मीठा बोल के लोगों की मदद करके, ये एक हथकंडा होता है। अपराधी बड़ा मीठा बोलते हैं, पैर वैर खूब छूते हैं लोगों का, चालाक है ये, धूर्त है, अपनी जातियों को लामबंद करते हैं। तो जहां अपराधी तक आकाश ये हथकंडा राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने अपने जाति और वर्गीय पहचान से लोगों को लामबंद कर लिया है और लोग हो गए लामबंद, वहां दलित आइडेंटिटी के लोग ये क्यों नहीं करेंगे? तो मैं इसको सिर्फ एक राजनीतिक अवसर के तौर पर देखता हूँ। ये चंद्रशेखर रावण के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो एक सांसद हैं यूपी के, एक ऐसे मूवमेंट से जुड़ेंगे तो देश में बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग उसी प्लेटफॉर्म के तहत उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, उनकी राजनीति को सूट करेगा। क्योंकि मैंने देखा ये कि यहां तक कि जो सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाली सरकारें भी नहीं हैं और प्रोग्रेसिव सरकारें भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव सरकारें रही। आप देखिए 50% महिलाएं हमारे संसद में, 50 भी नहीं है, 50% आबादी से 50 सांसद भी नहीं, 15-17% दलित आबादी से 15% सांसद हैं।
तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जरूरत किसको ज्यादा है आज के समय में? औरतों को ज्यादा है। बिल्कुल। आधी आबादी गायब है संसद से, उसके आरक्षण का बिल पास नहीं हो पाता है। तो सामाजिक न्याय तो उनको चाहिए ना, जिनके साथ यौन हिंसा हो रही, जिनका ऑब्जेक्टिफिकेशन सिनेमा ने कर दिया, जिनके देह को आप बेच रहे हैं, जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री पोर्न इंडस्ट्री की तरह उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रही है, जिनके नाम यौनिकता की पहचान पर आप गालियां बक रहे हैं, जिनको संपत्ति का अधिकार आज तक मिला नहीं, शादी ब्याह करने के लिए उनसे दहेज ले रहे हैं। इससे ज्यादा अस्मिता की गिरावट और क्या हो सकती है? तो क्या दलित जातियों में दहेज नहीं है? क्या बंद कर दिया उन्होंने? क्या वहां कोई छेड़खानी नहीं है? तो भाई ये तो अगर एक न्याय का आइडिया आया, तो न्याय का आइडिया जिसमें आया उस वर्ग की जिम्मेवारी उस आइडिया को और व्यापक बनाए, क्योंकि उच्च जातियां वाकई सामंतवादी रही, उनमें सामंतवाद है, उनमें समानता की कमी है, संवेदनशीलता की कमी है। तो आप किससे उम्मीद करेंगे कि उस न्याय को आगे बढ़ाए? उनसे जो शोषक थे, या उनसे जिन्होंने शोषण को सहा था और अब न्याय मिल रहा है उनसे, जिनमें संवेदनशीलता विकसित हुई उनसे? तो दलित पॉलिटिक्स ने नहीं किया देश में। दलित जितनी पॉलिटिक्स है वो दलित मुद्दे से बाहर कहीं देखना ही नहीं चाहती है। वो यहां तक कि ना वो ईरान, गजा, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करती। उनके लिए सबसे सेंट्रल इशू दलित मुद्दा है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, लेकिन मैं कह रहा हूं उसी तर्क से तो 50% महिलाओं का मुद्दा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये हमारे देश में जो आजकल विमर्श है वो पॉलिटिकल विमर्श और एकेडमिक विमर्श मर्ज कर गया, मिक्स कर गया है। सारा विमर्श जितना है ना वो पॉलिटिक्स की भाषा में होने लगा है। हमारा काम एकेडमिक्स में उस भाषा में बात करना नहीं है। हम ये देखेंगे कि अगर आप कह रहे हैं कि दलित विमर्श का राष्ट्रीय चेतना के साथ सरोकार जोड़ रहा है क्या, तो राष्ट्रीय चेतना का क्या मतलब है? दलित विमर्श का मतलब है न्याय की चेतना। तो राष्ट्रीय चेतना से जुड़ने का मतलब है कि न्याय की चेतना का उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार कर लिया। तो मैं कहूंगा उसमें तो जो नीट पेपर का लीक है वो तो मान लिए एक कानून बनने से दुरुस्त हो जाएगी। असली चुनौती तो वो है जिसमें सैकड़ों साल से एक वर्ग का शोषण हो रहा है और किसी कानून से दूर नहीं हो रहा। दहेज के खिलाफ कानून है, दहेज उससे खत्म नहीं हो रहा। स्त्रियों को पिता की संपत्ति में आधा हिस्सा मिलेगा, कानून है, मिल नहीं रहा है। तो ज्यादा बड़ी चेतना की जरूरत तो वहां है ना। ये तो एक गवर्नेंस का इशू है जो गवर्नमेंट की विल से, बाकी चीजों से तात्कालिक मुद्दा है। तो इस पे मेरी मेरी अपनी राय है कि उसको ज्यादा ग्लोरीफाई करना कि वो कोई न्याय की चेतना बन गई, राष्ट्रीय चेतना बन गई, वो पॉलिटिक्स के लिहाज से ठीक होगा, लेकिन एकेडमिक्स लिहाज से कहीं भी मुझे इस तरह के कोई संकेत नहीं दिखते। एक सवाल यह भी है सर कि जैसे मैंने देखा है कि चाहे पक्ष की राजनीति हो, विपक्ष की राजनीति हो, अभी लोगों में ठीक ठाक अपने राजनीतिक सत्ता को लेकर या अपनी पार्टियों को लेकर इतने सेंटिमेंट जुड़ गए हैं कि जनरली कोई बात, कोई विमर्श शुरू होता है तो क्या करते हैं सत्ता पक्ष वाले, जैसे ही बात शुरू हुई तो कहेंगे देशद्रोही है, देश विरोधी तत्व हैं ये लोग, और इधर वाले क्या काम करेंगे, वो कहेंगे कि अंधभक्त हैं ये 2 शब्द लोगों ने इजाद कर लिए हैं और इससे पहले कोई बात हो लेबलिंग करके बात विमर्श की गुंजाइश खत्म कर देते हैं। तो अब ऐसे में सर जब लोग इतने श्रद्धामूलक भाव से पार्टियों को देखने लगे या राजनीतिक सत्ता को देखने लगे या किसी बौद्धिक विमर्श में केवल यही 2 चश्मे प्रयोग करें, अपने दृष्टिकोण से देखें, ऐसे में जो हम लोग बात कर रहे हैं तो इस तो जिसके चश्मे को सूट करेगा वो मानेगा उतनी बात को, नहीं तो सुनेगा ही नहीं। तो सर ऐसे कैसे बातचीत हो पाएगी या इसका क्या चुनौती लग रही है? आपके प्रश्न में आपने उत्तर भी दे ही दिया आंशिक तौर पर। बेसिकली इसको ऐसे समझिए आकाश कि हमारे देश में लोकतंत्र का एक नाटक चल रहा है, एक बड़ा प्रहसन और नाटक चल रहा है, और उस नाटक में हर पात्र एक विदूषक ही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र का पूरा आइडिया कलेक्टिव विजडम,
आर्ग्यूमेंटेटिव स्पिरिट, विमर्श, डिस्कोर्स, डायलॉग, असहमतियों, सहिष्णुता, इन पर खड़ा है। अमर्त्य सेन ने अपनी किताब में आइडिया ऑफ जस्टिस में, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस में भी इस बात पे बड़ा जोर दिया कि देखिए भाई, लोकतंत्र कोई चुनाव थोड़े है। चुनाव तो पुतिन भी बहुत जीत चुका है। चुनाव जब तक सद्दाम हुसैन था 90% वोट पाता जीतता था। दुनिया के जितने बड़े बड़े तानाशाह सब लोकतंत्र से 30-30 साल काबिज रहे सत्ता में। चुनाव जीतने के लिए क्या होता है? चुनाव जीतने के लिए जनता के किसी इमोशन को चुनाव से पहले अपने पक्ष में कर लीजिए और उसके लिए रेटोरिक्स का सहारा लीजिए, भाषा का सहारा लीजिए, और जनता भावुक होकर आपको वोट दे दे। वही भावना कुछ दिन बाद उतर जाए, आप चुनाव करवा लीजिए इसी देश में। 6 महीने पहले चुनाव करवा लीजिए, 6 महीने बाद करवा दीजिए, भावना बदल दीजिए, आप पाएंगे पार्टी की सीट कम ज्यादा हो जाएगी। सही बात है। एक मंदिर बनवा दीजिए, उसमें चुनाव करवा लीजिए, सीट बढ़ जाएगी। पीडीए का सेंटिमेंट थोड़ा बढ़ा दीजिए, सीट घट जाएगी। तो देश में जनता कोई चुनाव में सोच समझ के वोट थोड़े देती है। देश में उस समय जनता का मूड कैसा है, मूड से चुनाव होता है। लोकतंत्र मूड की शासन प्रणाली नहीं है। लोकतंत्र मूल्यांकन की शासन प्रणाली है, जहां मतदान करते हैं। मतदान पता होता है हमारे पास मत है तब हम दान करेंगे। संवेग कोई मत नहीं है। मत का मतलब होता है उसमें बौद्धिकता होती है, एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है। भाई हम कहते हैं हमारा मत ये है, तो मत ये तो आपने बनाया होगा ना। मत कोई बिल्कुल मत बनता है। हमारे देश में तो ज्यादातर लोग जो वोट करते हैं उसमें से 30% वोटर्स को छोड़ दिया जाए जो बदलते रहते हैं, स्विंग वोटर्स जिनको कहते हैं। बाकी तो कहते हैं हम खानदानी इस पार्टी के वोटर हैं, हम 30 साल से इस पार्टी को वोट दे रहे हैं। पता है मतदान क्या करेंगे? 30 साल तक आप उसी पार्टी को वोट दे रहे करें, आगे भी हम उसी पार्टी के साथ रहेंगे, लॉयल है, निष्ठावान है। तो राजा है क्या शासन कर रहा है जिसके लिए आप निष्ठावान है? मत का मतलब क्या होता है? मत बनता है और बदलता है, लेकिन फैक्ट के आधार, तर्क के आधार, एनालिसिस के आधार, भावना के आधार नहीं, एनालिसिस के आधार। एनालिसिस से भावना जुड़ी हो कोई बात नहीं, लेकिन भावना से मामला नहीं बन सकता। तो अगर आप 30 साल से एक पार्टी को वोट दे रहे हैं, आप एक्स जाति के हैं इसलिए आप मुझे यूपी में बिहार में जाति बता दीजिए, मैं बता दूंगा किस पार्टी को वोट देगा। तो उसमें आदमी के पास मत है ही नहीं है, फिर भी मतदान कर रहा है। तो देश में 60% लोग जो मतदान कर रहे हैं, 70% के पास मत है ही नहीं। तो मतदान कैसे करते हैं? उन्होंने अपनी पहचान को मत में तब्दील कर दिया है। पहचान चूंकि कैसी है? स्थायी, इसलिए मत कैसा हो गया उनका? स्थायी। इसको हम लोकतंत्र कह रहे हैं। लोकतंत्र थोड़े है। लोकतंत्र होता है जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। अभी जो शासन है वो कुछ जातियों के द्वारा कुछ जातियों के लिए शासन। 3 जातियां जुड़ गई, गठबंधन हो गया। 4 जोड़ दीजिए, महागठबंधन हो गया। जिसका जाति पलड़ा भारी हो गया, चुनाव जीत गया। तो डेमोक्रेसी में असल में सेंटिमेंट जीत रहा है। जाति से नहीं काम चला, एक धर्म खड़ा कर दीजिए, उसका सेंटिमेंट बड़ा कर दीजिए, राष्ट्रवाद का सेंटिमेंट बड़ा कर दीजिए, उसे चुनाव जीत लीजिए। तो आप चुनाव जीतने के लिए देख रहे हैं कौन सा सेंटिमेंट ज्यादा बड़ा हो सकता है, उससे आप चुनाव जीत रहे हैं। तो अगर आपने धर्म से चुनाव जीत लिया तो बेसिकली एक धर्म के द्वारा एक धर्म के लोगों के लिए शासन है। उसका सफर दूसरे धर्म वाला होगा, उसकी सरकार जब आ जाएगी तो दूसरा धर्म जो होगा वो फांसी पे चला जाएगा। अक्सर माइनॉरिटी फांसी पे चले जाएंगे। जाति होगा तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो ज्यादा रोल प्ले करेंगे। तो भाई इसका मतलब तो कि नंबर गेम हो गया, भीड़ का गेम है। जो भीड़ खड़ी कर रहे ज्यादा वही चुनाव जीत गया। अब भीड़ खड़ी करने में तर्क का तो प्रयोग होगा नहीं। भीड़ खड़ी करने में तो भड़काना पड़ेगा, भीड़ को उकसाना पड़ेगा। तो पूरी आप जिसको लोकतांत्रिक राजनीति कह रहे हैं वो उकसावे की राजनीति, उसमें लोकतंत्र नहीं है। वो चुनाव जीतने के लिए सारी राजनीति इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तब्दील हो गई। चुनाव जीतना लोकतंत्र बन गया है। ये लोकतंत्र का असली मायने नहीं, क्योंकि ऐसे तो हिटलर भी ना, उसने जर्मनी की जनता को भाषणों से उत्तेजित किया। और ये बात बहुत पहले से चली आ रही। ग्रीक लोगों के समय सोफिस्ट लोग जनता को इसी भाषणबाजी से, ओरेटरी स्किल से अपने पक्ष में कर लेते थे। तो हमारी पूरी राजनीति को भी ओरेटर्स ने, अच्छे भाषणबाजों ने हाईजैक कर लिया है।
अच्छे भाषणबाज, और साथ में उन्होंने अपने भाषणों के साथ किसी पहचान को एक वोट बैंक बना दिया, जोड़ दिया। अब जरा इससे सोचिए, अब जरा वैसे देखिए, तो जब आपने एक पहचान को अपना वोट बैंक बना लिया, उसको अपने पक्ष में कर लिया, आपकी पहचान भी वही, उसकी पहचान भी वही, मैं हिंदू वो हिंदू, मैं यादव वो यादव, मैं छत्री वो छत्री, मैं ब्राह्मण वो ब्राह्मण, और हम इस नाते जुड़ गए। तो उस लड़का हमारी जाति वाला है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस है, मतलब मैं, मेरी जाति का है, मैं अपनी जाति का बड़ा अपराधी हूं, तो कोई इनकार कैसे कर सकता है? तो जब इस तरह की जाति निष्ठा बन गई देश में, तो एक आपको मैं इसको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं, जिससे आपके सवाल का मूल जवाब मिलेगा। मैंने लंबा समझाया दर्शकों को, श्रोताओं को। देखिए, जब हमारी आस्था बन जाती है किसी में ना, कि हमारा नेता है, हमारी जाति वाला है, हमारे धर्म वाला है, आस्था, ये सारी राजनीति आस्था बनाने की राजनीति है। तुम्हारे रक्षक हम ही, हिंदुओं के रक्षक हम हैं, हम माइनॉरिटीज का उद्धार करेंगे, हम इस जाति को ऊपर लेके जाएंगे। जब आस्था आप बना लेते हैं, तो आस्था का लक्षण क्या होता है? आस्थावान व्यक्ति छोटी मोटी घटनाओं, छोटे मोटे बुराइयों से अपनी आस्था तोड़ता नहीं है। आप मुसलमान को समझा दीजिए, अल्लाह रहीम करीम होता, न्यायी होता, दुनिया भर में इतने मुसलमान मर रहे हैं, गजा में इतने मुसलमान मार दिए गए, ईरान में देखिए क्या हो रहा है, सारी मुस्लिम कंट्रीज में ही गुर्बत ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, अल्लाह कहाँ देख रहा है? छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि उसके अल्लाह पर अटूट फेथ बन गई। टूटेगी नहीं उसकी फेथ, कहेगा नहीं अल्लाह न्यायी है, होगा हिसाब किताब एक दिन। आपकी जब आस्था बन जाती है, तो आप इस तरह की छोटी मोटी घटनाओं की व्याख्या अपनी आस्था के साथ करते हैं। कहते हैं आपको कैसे पता? देर है अंधेर नहीं, एक दिन होगा हिसाब। उनकी अटूट आस्था बन चुकी है। अब उनको आप 10 तरह के प्रमाण दे दीजिए कि यहां न्याय नहीं हो रहा, यहां देखो गड़बड़ हो रही, आस्था नहीं तोड़ेंगे। उन बातों की अपनी आस्था के साथ व्याख्या करेंगे। हिंदू में आ जाइए, हिंदू में किसी हिंदू को भरोसा दिला दीजिए, मतलब आस्थावान बना दीजिए, राम पर, कृष्ण पर, स्वर्ग पर आस्था बना दीजिए उसकी। आप दिखा दीजिए कि देखिए ये पार्टी तो जो हिंदूवादी गड़बड़ कर रही है, लेकिन चूंकि उसमें भगवान जैसी आस्था बना दी आपने, तो भगवान पे कोई सवाल उठाता है? तीर्थ यात्रा में लोग मर जाते हैं, जाते हैं, कुंभ में आते हैं, भगदड़ मच जाती, मर जाते हैं, कभी वो सवाल उठाते हैं भगवान पे? भगवान न्यायी नहीं? कुंभ में आने वाले लोग कहते हैं कि अब आगे कुंभ में नहीं आएंगे, भगवान जब कुंभ में नहीं रक्षा कर पाया हमारी, भगवान जब केदारनाथ में रक्षा नहीं कर पाया, तो हमारी रक्षा क्या करेगा? आप पाएंगे सब होने के बाद अगले साल फिर उतनी भीड़ पहुंच जाएगी, अमरनाथ यात्रा में फिर उतनी भीड़ पहुंच जाएगी। हम मानते हैं सब छोटी मोटी समस्याएं हैं, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। भगवान पर आस्था बनने के बाद आप इस तरह की किसी घटना से भगवान पर सवाल नहीं खड़ा करते। तो जब उसी भावना और आस्था को पॉलिटिकल पार्टियों ने यूज किया, तो पॉलिटिकल पार्टी पर सवाल कैसे खड़ा करेंगे? और लोकतंत्र में मत निर्माण और लोकतंत्र का पूरा आइडिया क्या है? 5 साल बाद हम सरकार पर सवाल खड़ा करेंगे, लेकिन ये भीड़ कौन सी? ये तो आस्थावान लोगों की, इसी को हम वोट बैंक कहते हैं। वो तो आस्थावान है, तो सवाल खड़ा करना तो उनके संभव ही नहीं। तो ये जो पूरी पॉलिटिक्स है हमारी, अब ये चाहे भक्त हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे किसी खेमे में आप रखिए, उसमें फिर से मैं कहूंगा पत्रकार भी शामिल हो चुके हैं, वो सब खेमे में बट चुके हैं, वो भी एक आस्था के साथ अपने आपको जोड़ चुके हैं। पत्रकार ने किसी आस्था वाले खेमे को चुन लिया, जनता ने किसी आस्था वाले खेमे को चुन लिया, राजनेताओं ने चुन लिया, सब खेमेबंदी होगी। अब ये 2 नैरेटिव हैं। जैसे इस्लाम के आदमी को समझा दीजिए कि बुद्ध धर्म में कुछ अच्छाई है, क्या बौद्ध बन जाएगा? नहीं। बौद्ध आदमी को समझा दीजिए इस्लाम में कुछ अच्छाई है, इस्लाम चुन लेगा? नहीं। वो ऐसी कुछ अच्छाइयों से अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। उसके धर्म 10 बुराइयां दिखा दीजिए, क्या छोड़ देगा धर्म? नहीं। आस्थावान बनने का मतलब है अब हम क्रिटिकल इंक्वायरी नहीं करते। तो जो लोकतंत्र आप बेच रहे हैं दरअसल देश में, वो लोकतंत्र चुनावी लोकतंत्र है। चुनावी लोकतंत्र वोट बैंक पर बना हुआ है, वोट बैंक आस्था पर बनी हुई है। आस्था के साथ अलग अलग नैरेटिव हैं। उस नैरेटिव पर मैंने यकीन कर लिया, तो अब ये सरकार नीट का पेपर लीक कर दे रही है, हमारे पेट्रोल की टंकी में गन्ने का रस भर दे रही है, थोड़ा बहुत कष्ट होगा, उछलेंगे कूदेंगे, लेकिन चुनाव जब आएगा फिर उसी पार्टी को वोट देंगे। दूसरी वाली पार्टी जो होगी, उसके जो भक्त होंगे, अलग अलग जाति समूह, उसी पार्टी को वोट देंगे। वो पार्टी सत्ता में आ जाए, यही सब गलत करेगी, आप पाएंगे ये उस गलती को तब नहीं मानेंगे।
तब ये व्याख्या करेंगे पिछली वाली सरकार में भी तो यही हुआ था, तब क्या किए थे, तुम कहाँ चिल्लाए थे। तो वो ये नहीं कहते कि हमारी पार्टी गलत कर रही, वो कहते हैं इन्होंने भी तो किया था, उन्होंने भी तो ऐसा किया था। उस पार्टी में जो उनकी अटूट निष्ठा पैदा हो गई, वो लोकतंत्र के टॉलरेंस के मूल्य, लोकतंत्र के चर्चा की संस्कृति के मूल्य, लोकतंत्र के क्रिटिकल इंक्वायरी के मूल्य, लोकतंत्र के मूल्य के साथ संगत नहीं है, वो चुनावी राजनीति के साथ संगत है। इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा गंभीर और बड़ी है। इसको हम जब सतह पर कुरुत्ते हम सोचते हैं कि इस वाले नेता को हटा देंगे, इसको ले आएंगे, अच्छा काम करेगा, नहीं, उस नेता के पीछे भी एक वोट बैंक है। वो जब नेता सत्ता में आएगा तो अपने उस वोट बैंक के हिसाब से काम करेगा, उसी तरह की खराबियों से वो भी काम करेगा जैसी खराबी पहले वाले में थी। तो मुझे नहीं लगता है कि जो आपको रैशनल लीडर्स लगेंगे भी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, किसी बड़े पत्रकार का यूट्यूब पर चैनल हो, आप किसी मुद्दे पर बता दीजिए मुझे कि सर इस मुद्दे पर ये इन्होंने बोला है, क्या निष्कर्ष निकाला होगा, मैं उनकी बात सुनने से पहले बता दूंगा इनका निष्कर्ष क्या होगा। क्योंकि वो अब वो मामला नहीं रहा कि हम टीवी स्टूडियो में आएंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे और फिर वहां निष्कर्ष निकलेगा, हम कोई विषय विश्लेषित करेंगे तब निष्कर्ष निकलेगा। अब वो खेमेबंदी है। मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं, उस यूट्यूब चैनल को सुनने वाले लोग मेरे क्लाइंट हैं, फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स किसके होते हैं? फॉलोअर्स बनते हैं आस्था से। अब वो फॉलोअर उसी बात सुनने की का आदी है, इसीलिए आपका फॉलोअर बना है। उससे अलग बात कहोगे आपको फॉलो करना बंद कर देगा। सोनम वांगचुक के साथ यही हुआ। जैसे लोगों को लगा कि ये तो आंसन तोड़ सकते हैं, थोड़ा रैशनल बात कर रहे हैं, भाई हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, तमाम लोगों ने कहा अरे तो उनसे आंदोलन थोड़े चलेगा। तो आपके फॉलोअर वो तभी तक हैं जब तक आप उनके मन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसीलिए आपको फॉलो किया उन्होंने। तो जो 1 मिलियन फॉलोअर लेके आप घूम रहे हैं, 2 मिलियन फॉलोअर छोड़ते देर नहीं लगाएंगे। तो जिसका जितना फॉलोअर उतने दबाव में है वो, इसलिए उसके सच बोलने की संभावना उतनी कम हो गई है। तो नेता तो बहुत दबाव में है, क्योंकि जब एक पत्रकार के पास 2 मिलियन फॉलोअर है, उसके दबाव में है, वो वही बात करेगा तभी उसके फॉलोअर सुनेंगे। और वो क्या करता है, अपने किसी ऐसे पॉडकास्ट के बाद उसके नीचे जो सकारात्मक कमेंट आते हैं जो उसी के समर्थकों ने लिखे हैं, पढ़ के खुश हो जाता है, क्या देखिए सब सपोर्ट कर रहे हैं हमारा। अरे भाई तुम्हारे उसमें ज्यादातर लोग वही यही हैं, कुछ दूसरे लोग घुस आते हैं जो आलोचना करने के लिए घुस आए हैं, अब बाकी तुम्हारे समर्थक हैं। जो कोई स्वतंत्र राय वाला आदमी थोड़े, बहुत कम है। तो नेताओं पर तो और दबाव है, उनका तो पूरा पॉलिटिकल पार्टी का फ्यूचर उस पर खड़ा हुआ है, वो कैसे सच बोलेंगे। तो पत्रकारिता नैरेटिव की, राजनीति नैरेटिव की, और सारे नैरेटिव के साथ जुड़ गई है आस्था। उस आस्था के साथ जुड़ गए हैं भक्त, और अब उनसे आप उम्मीद करें कि वो एक दूसरे की बात सुनेंगे, संभव नहीं है। वो अलग अलग खेमे हैं, उनके दुनिया देखने का चश्मा बिल्कुल वैसे अलग अलग है जैसे हिंदू और मुसलमान की दुनिया देखने का चश्मा अलग अलग है, क्योंकि दोनों की फेथ अलग। एक ही घटना की व्याख्या हिंदू अलग तरीके से करेगा, मुसलमान अलग तरीके से करेगा। घटना वही है, व्याख्या अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों का नजरिया अलग हो चुका है। वैसे हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज ने लोगों को जातियों में तोड़ के, धर्मों में तोड़ के उनके नजरियों को कैप्चर कर लिया है। वो अलग अलग फेथ समूह हैं। अब यादव एक जाति नहीं है, क्षत्रिय एक जाति नहीं, वो एक फेथ समूह बन चुका है। आप मुझे बता दीजिए आदमी जाति ये है, फला इस पर टिप्पणी उसकी क्या होगी, मैं बताऊंगा 90% टाइम वो करेक्ट निकलेगा। तो सवाल का जवाब मुझे लगता है कि इससे बनता है कि ये पूरी दुनिया में इस तरह का उभार देखने के लिए मिल रहा है। आपने जो कहा सर, उससे मुझे याद आया मत निर्माण वाले से। पिछले चुनाव की बात है, मैं वोट देने के लिए लाइन में लगा हुआ था, तो हमारे आगे एक गांव के एक हैं व्यक्ति, वो लगे हुए थे, उन्होंने वोट दिया, वोट देकर बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद फिर वो कहे कि अब हमको फिर से वोट देना है। तो भाई आप तो दे दिए, स्याही तो लग गई, अब निकलिए आप। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी पत्नी मायके गई है, तो इसका भी वोट मुझे देना है, और आप लोग जानते हैं जहां मैं कहूँ वही वोट देंगे, तो क्यों आप लोग वोट नहीं देने दे रहे हैं। उनको सर समझाने में बड़ा पीठासीन जो थे, P1 और पीठासीन, उनको बड़ा माथा पच्ची करनी पड़ी कि नहीं आप अपना ही मत दे सकते हैं, और वो अपना मत देंगे। आप नहीं, बाद में मतलब फोर्स बुलाना पड़ा, नहीं मान रहे थे।
कहे नहीं, मतलब मैं उनका वोट दे के जाऊंगा। और अरे उनका बस चलता तो फोन पे बात करा देते, तो कह देते हैं कि हाँ पति देव जहाँ कह रहे हैं वहीं वोट देंगे। जी सर। रोचक बात आपने बताई, और ये भी बात सही बात है जी सर। कि गांव में आज भी हमारे चुनाव में प्रत्याशी जो जाते हैं प्रचार करने, जी सर। कभी घर के अंदर नहीं जाते। जी सर। स्त्रियां घर के अंदर रहती हैं, जी सर। बाहर पुरुष से मिलते हैं, जी सर। चले जाते हैं। जी सर। इसका तो उन्होंने मान लिया कि जहां पुरुष कह देगा वहीं घर की स्त्रियां वोट करेंगे। कर देंगी। जी सर। कैसा लोकतंत्र है भाई? 50% आबादी में लोकतंत्र जा ही नहीं रहा, उनसे मिल तक नहीं रहे। जी सर। फॉर ग्रांटेड ले लिया कि पुरुष जहां कहेगा वहीं वोट कर देंगे। जी ये सर। बात बिल्कुल सही है। जी सर। किसी लाइन में एक पुरुष खड़ा हो, उसके पीछे 4 स्त्रियां खड़ी हों, गांव हो, और आप पुरुष का वोट पता कर लें, तो आप उसके परिवार की चारों स्त्रियों का वोट बता देंगे कहाँ डालेंगे। जी सर। तो भाई मत तो आप क्या कहते हैं? कहते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान। जी सर। ना तो निष्पक्ष है जी सर। कि जाति से पक्षपात हो गया, इसमें जाति के आधार पर आपका वोट है तो पक्षपाती हो गया, जी सर। धर्म के आधार पर है पक्षपाती हो गया, तो निष्पक्ष तो रह नहीं गया, जी सर। और स्वतंत्र भी नहीं है, क्योंकि पुरुष तय कर रहा है स्त्री कहाँ वोट डालेगी, तो स्वतंत्र कैसे रह गया? बिल्कुल। उससे फ्री विल तो है नहीं। तो ना तो चुनाव स्वतंत्र है ना निष्पक्ष है। जी सर। बूथ पर कैप्चरिंग नहीं हो रही है, जी सर। कास्ट कैप्चर कर रहा है, जी सर। रिलीजन कैप्चर कर रहा है, जी सर। घर पे ही वोट कैप्चर हो गया है। जी सर। और सर दूसरी एक बात याद आती है, जैसे जो आपने कहा जाति पहचान के इर्द गिर्द जो आस्थावान राजनीति चल रही है, उससे एक टर्म सोशल इंजीनियरिंग लोग प्रयोग करते हैं कि मतलब उस जातियों का गठजोड़ जो तैयार करते हैं, मतलब उसमें भी इंजीनियरिंग शब्द उन्होंने प्रयोग किया है कि सोशल इंजीनियरिंग करते हैं कि किस जाति का कितनी संख्या है, उस आधार पर इनको टिकट देंगे, चाहे उससे दूसरा प्रत्याशी ज्यादा योग्य हो, लेकिन वैसे करें। ये मेन स्ट्रीम के हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी हैं, जिनको कहते हैं ना कि जब किसी देश की बौद्धिकता पर संकट हो, तो टीवी पे जो दिखने वाले लोग हैं, जिनकी आइडेंटिटी बड़ी कर दी गई है, वो पूरे देश को तबाह कर सकते हैं। तो मैं देखता हूं ये कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी इसकी व्याख्या करते समय, चुनाव परिणाम की व्याख्या करते समय, बाकी समय व्याख्या करते समय, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल यही बात यूज करते हैं कि ये समूह है वो मूव कर गया। हाँ। वो कभी इस एथिकल क्वेश्चन को नहीं उठाते जी सर। कि भाई ये कैसा लोकतंत्र है। और वो लोग हैं जो अक्सर लोकतांत्रिक विमर्श और लोकतंत्र की बात करते हैं, ये नहीं कहते कैसा लोकतंत्र है। हालांकि उसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि हमारे देश में समूह शोषित रहे हैं, इससे समूह की ताकत के आधार पर जब सरकार बनाते बदलते हैं तभी उनको न्याय मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ समूहों के साथ अन्याय हुआ है। तो लोकतंत्र में समूह अपनी ताकत लेके आता है, उससे न्याय करता है। लेकिन अगर ये बात आप मान लेंगे इस तरीके से, तो क्या अनुसूचित जातियों में उसी समूह की टूटन नहीं हो रही? क्या जाटो वोट बैंक और दूसरे वोट बैंक यूपी में टूट नहीं रहे? टूट गए। क्या यादव वोट बैंक और दूसरे ओबीसी जातियों के वोट बैंक टूट नहीं गए? टूट गए। भाई तो वो फिर क्या होगा? फिर तो एक समय के बाद वो समूह न्याय की लड़ाई से आगे जाके अपनी जातीय अस्मिता को ही अपनी राजनीति का आधार बना देगा। उसमें न्याय का सवाल नहीं रह गया, वो जातीय अस्मिता की लड़ाई है। इसलिए ना, जो हम लोगों ने पहले पार्ट में चर्चा की थी, जो लोग देखेंगे, जब आप किसी बुराई को स्वीकार करते हैं और उससे लाभ लेने की कोशिश करते हैं, जो गैर गांधीवादी तरीका है। गांधी कहते थे साधन की पवित्रता उतनी महत्वपूर्ण जितनी साध्य की। आप जब ऐसे तमाम हथकंडों को शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं तो लाभ देते हैं, जल्दी लाभ देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर वो सारी शुचिता आपकी नष्ट कर देंगे। देखिए, जैसे जैसे जातियों में अस्मिता की भावना आ गई, वो छोटे छोटे राजभर की पार्टी अलग, निषाद की पार्टी अलग, सहनी की पार्टी अलग, कुशवाहा की पार्टी अलग, मौर्य की पार्टी अलग, पटेल की पार्टी अलग, सब पार्टियां बननी शुरू हो जाएगी। और न्याय का मामला नहीं है, वो मामला बेसिकली जातीय अस्मिता का है। फिर क्या होगा? फिर ब्राह्मण इकट्ठा हो जाएंगे, फिर राजपूत इकट्ठा हो जाएंगे, फिर फरा इकट्ठा हो जाएंगे। और उनके लिए जातीय अस्मिता जो है ना, वो देश पे से बहुत बड़ी है। धार्मिक अस्मिता देश से बड़ी हो गई है। फिर आप इतने सारे विरोधाभासों को देश के भीतर संभालेंगे कैसे? शॉर्ट टर्म में जब हम इस तरह की भावनात्मक राजनीति को बढ़ावा देते हैं, तार्किकता को लोकतंत्र से खत्म करते जाते हैं, तो लोकतांत्रिक सरकारें बन रही हैं, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य मर रहा है, लोकतांत्रिक विमर्श मर रहा है।
तो दिख रहा है कि सरकार बन रही है, जिसको मैंने कहा लोकतंत्र एक ड्रामा बन गया है, उसमें प्रहसन हो रहा है। जहां हमने अब धीरे धीरे तो आम जनता में लोकतंत्र और चुनाव समानार्थी बन गए हैं। उनके लिए लोकतंत्र मतलब चुनाव है बस। लोकतांत्रिक मूल्य कुछ होता है, लोकतांत्रिक संस्कृति कुछ होती है, घर में भी लोकतंत्र होना चाहिए, बच्चा भी अपना राय दे सकता है, पत्नी भी कोई पति की गुलाम नहीं है, पति उसका परमेश्वर नहीं, बराबरी के हकदार है। घर में भी लोकतंत्र चाहिए। जब राज्य के लिए लोकतंत्र ठीक है तो घर के लिए क्यों नहीं है? राज्य के लिए ठीक है तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोकतंत्र क्यों ठीक नहीं? हाई कमांड कल्चर क्या होता है? कहते हैं हाई कमांड तय करेगा, तब उस पर बात करेंगे। बताइए हाई कमांड क्या होता है? क्या लोकतांत्रिक शब्द है हाई कमांड? तो हाई कमांड क्यों तय करेगा? क्या कोई एक आदमी आप मानते हैं इतना बुद्धिजीवी है, या दो लोग इतने बुद्धिजीवी को तय कर देंगे? क्यों तय करेंगे? क्या अथॉरिटी उनके पास? उसी लोकतांत्रिक पद्धति से निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं आप? अच्छा, फिर देखिए पॉलिटिकल पार्टियां कैसे ट्रांसफर हो रही हैं। राजा में होता था कि राजा अपने मरने के बाद गद्दी अपने बेटे को सौंप देता था, पितृसत्ता थी, बेटा है तो बेटे को गद्दी मिलेगी और उत्तराधिकार शक्ति ट्रांसफर हो जाएगी। भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टियां आप देख लीजिए, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, जितनी पार्टियां, डीएमके में सारी पार्टियां क्या है, पिता ने पार्टी खड़ी की, बेटे को उत्तराधिकारी के तौर पर सौंप दी। तो राजतंत्र है ना। अब बेटे को सौंपी, हो सकता है बेटी बड़ी हो सकता है बिहार के किसी नेता की बेटी बड़ी हो लेकिन बेटा छोटा हो, लेकिन पार्टी किसको गई? बेटे को। राहुल प्रियंका में ही देख लीजिए। तो ये जो पैट्रियार्की भी दिखेगी आपको इसमें पितृसत्ता भी है, इसमें राजतंत्र भी है। तो पार्टी के भीतर का नेता चल रहा है सामंतवाद और राजतंत्र से, हाई कमांड है उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसको क्वेश्चन करेंगे पार्टी से बाहर चले जाएंगे। सारी पार्टियों को हालत यही है। पार्टी में आपको यस मैन बन के रहना पड़ेगा, चापलूसी करनी पड़ेगी, उसके निकट है तो टिकट मिल जाएगा, उसकी मर्जी तक पार्टी में रहेंगे। तो जब पार्टी ही लोकतांत्रिक नहीं है और लोकतांत्रिक पार्टी अक्सर हल्ला मचाती देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे देश तो बहुत बड़ा है, उसके लोकतंत्र की चिंता बाद में करना, पहले अपने पार्टी के भीतर लोकतंत्र की हत्या होने से बचाओ। वहां तो पावर सारा तुम्हारे पास है, जहां तुम्हारे पास पावर है वहां तुम लोकतंत्र नहीं ले आ रहे हो और पूरे देश में कह रहे हो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब पार्टी लोकतांत्रिक नहीं तो लोकतंत्र कैसे ले आएगी? उस पार्टी के डीएनए में ही लोकतंत्र नहीं है। इसलिए वो पार्टी के भीतर भी जो आस्था की बात आपने की थी, पार्टी भी अंधभक्तों की पार्टी, उसमें सब चापलूस भरे हुए हैं। जो बड़े नेता की चापलूसी करके पद पाए हैं उसी से उनके पद पे बने रहने की बात है जुड़ी हुई। तो इसलिए घर लोकतांत्रिक है नहीं, समाज लोकतांत्रिक है नहीं, पार्टी लोकतांत्रिक है नहीं, जनता लोकतांत्रिक है नहीं, और आप सोच रहे हैं सरकार क्या मिलेगी आपको? लोकतांत्रिक सरकार लोकतांत्रिक कैसे मिलेगी? जनता सामंतवादी, जनता परिवारवादी, जनता वंशवादी, जनता पितृसत्तात्मक, इसमें लोकतंत्र कहां है भाई? लोकतंत्र के मूल्यों में जनता की दीक्षा ही नहीं हुई, जो सीखा ही नहीं किसी ने, काम कैसे कर देगा? बिल्कुल सर। आपने किसी को इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग नहीं दी, उसको कहते पुल बना दीजिए, कैसे बना देगा? डॉक्टरी की कोई पढ़ाई नहीं की, वो झोला छाप कह दिया आपने उसे इलाज कर दो कैंसर का, कैसे कर देगा? ठीक वैसे आप किसी को डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग दी नहीं, ना परिवार में ट्रेनिंग मिली, ना समाज में मिली, ना संस्कृति में मिली, आप उसे कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र ले आ दो। अरे वो प्रिविलेज्ड आदमी हमेशा प्रिविलेज में रहा है, उसके पिताजी ने संघर्ष किया है, उसने नहीं। अब पिताजी ने संघर्ष करने के बाद पुत्र मोह में अपनी पार्टी उसको दे दी। इसीलिए ऐसी पार्टियों में तमाम बार ज्यादा लोकप्रिय और ज्यादा योग्य नेता अगर आ जाए तो पार्टी का बड़ा नेता असहज हो जाता है, आने नहीं देता। क्या करता है? इसलिए टिकट भी देखता है, उन लोगों को देता है कि भाई हमारी जाति का कोई बड़ा नेता ना और कहीं खड़ा हो जाए, असुरक्षित है वो। उल्टा जरा ब्रिटेन में देखिए, अमेरिका में देखिए। ब्रिटेन में ऋषि सुनक आए, प्रधानमंत्री बने, गए। बोरिस जॉनसन आए, गए। कीर स्टारमर आए, गए। क्या कीर स्टारमर का बेटा आएगा उसके बाद? क्या बोरिस जॉनसन का बेटा आएगा? आप ही की पार्टी के लोगों ने आपको हटा दिया। सही बात है। लेबर पार्टी कह रही कि नहीं, अब हमारे प्रधानमंत्री ये होंगे। कंजर्वेटिव पार्टी कह रही कि हमारे प्रधानमंत्री ये होंगे। यहां कोई पार्टी कह सकती है कि हमारे नेता एक्स होंगे, हमारे नेता वाई होंगे? बदल देगी? नहीं।
इवन सिंबॉलिक ढंग से अगर जैसे खड़गे जी का एग्जाम्पल ले लिया जाए सर, कि अगर अध्यक्ष बना भी देंगे तब भी जो सब जानते हैं पावर किसके पास है, सारी पार्टियों में मतलब वो तो मतलब मतलब एग्जाम्पल नाम का उसमें कोई औचित्य नहीं, लेकिन सारी पार्टियों में, जी सर, सारी पार्टियों में यही बात है। जी सर, पार्टी का एक पावर सेंटर है। जी सर। आपने कांग्रेस का एग्जांपल दिया, बीजेपी में जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, क्या उसके पास पावर है? नहीं नहीं है सर, नहीं। जी सर, पावरलेस अध्यक्ष, जी सर, दिखावटी, जी सर, हाथी का दांत दिखाने वाला और खाने वाला। और जी सर, ये लोकतंत्र कहाँ से भाई? जी सर, इसलिए ये देश के पत्रकार और बुद्धिजीवी हैं जो अक्सर जब उनको सूट करता है तो लोकतंत्र को इस्तेमाल कर लेते हैं अपने नैरेटिव के हिसाब से आर्गुमेंट करने में से किसी ने इस बात की व्यापक चर्चा देश में पैदा नहीं की कि भैया समाज में लोकतंत्र नहीं आएगा तो राजनीति में कैसे आ जाएगा? पार्टी में लोकतंत्र नहीं आएगा तो राजनीति में कैसे आ जाएगा? तो पार्टी जो लोकतंत्र लाने का दावा कर रही, क्या वो लोकतांत्रिक है? नहीं है तो कैसे लोकतंत्र ले आएगी? रामचंद्र गुहा ने एक लेख लिख दिया कांग्रेस पार्टी की में इसी बात को लेके, सारे देश के बुद्धिजीवी पीछे पड़ गए क्योंकि उनको लगा कि वो रामचंद्र गुहा उस नैरेटिव को तोड़ रहे हैं, उससे बीजेपी को सपोर्ट हो रहा है। उनको इस बात की चिंता नहीं कि वो सही बात कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि इससे बीजेपी का सपोर्ट हो रहा है। तो मुद्दे के बजाय उन्होंने रामचंद्र गुहा के कैरेक्टर असैसिनेशन का प्रयास करना शुरू कर दिया। सारे बड़े पत्रकार, खूब बड़े बड़े पत्रकारों ने गुहा के खिलाफ खूब लिखा। ठीक है, बात सही है, कई बार एक पार्टी को उससे फायदा मिल जाता है, लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी के साथ उसी तरह की बात बार बार कहते रहिए तो सारी पार्टियों में दबाव बनेगा, किसी पार्टी को फायदा नहीं मिलेगा। फायदा तो तब मिल रहा है जब आप किसी एक को सिलेक्टिव क्रिटिक का निशाना बना रहे हैं तब। तो सीजीपी प्रोटेस्ट के बहाने कि हमारी अगर लोकतांत्रिक राजनीति पर आप देखेंगे, विमर्श करेंगे तो आप पाएंगे कि इससे कल सीजीपी भी पार्टी बन जाए ना तो उसमें भी वही हाईकमांड कल्चर आ जाएगा। आम आदमी पार्टी में क्या हुआ? नाम उसका आम आदमी पार्टी है, आदमी खास है, एक आदमी खास आदमी वही पूरी पार्टी चला रहा है। पूरी पार्टी उसके व्यक्तिगत राय से चलती, पूरी व्यक्तिगत उसके डिस्कशन पावर से चलती, जो चाहता वही निर्णय होता। मुख्यमंत्री रबर स्टैंप होगा तो चाहे जो पार्टी ले आ दीजिए, आप कॉकरोच पार्टी ले आ दीजिए, कल को कोई और पार्टी ला दीजिए, सारी पार्टियां जो आएंगी, क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर यही है, जनता यही है। वोट बैंक कहां से लाएगी कॉकरोच पार्टी? जब तक वो एक्टिविस्ट पार्टी तब तक ठीक है, जिस दिन राजनीति करेगी वोट बैंक उसको लेना पड़ेगा, उसी यादव में से, दलित में से, हिंदू में से लेना पड़ेगा। जब वोट बैंक लेना पड़ेगा तो उसको भावनात्मक राजनीति करनी पड़ेगी, उसी तरह के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे उसको। सर हाई कमांड कल्चर से मुझे याद आया एक बात कि जब तक 20-22 दिन तक, जब तक मतलब जो सीजेपी के प्रोटेस्टर थे या वांगचुक साहब थे, जब तक इनसे बातचीत नहीं हुई तब तक बीजेपी के सारे लोग, चाहे जो पदाधिकारी थे, इवन स्टूडेंट लीडर्स जो बड़े पद पर भी गए, वो लोग भी एक शब्द नहीं बोले जब तक उनका हाई कमान से कोई मतलब बात चल नहीं गई। तब तक वो, उसके बाद जब वहां से बात कोई आ गई, जब उन लोगों ने सुन लिया, फिर उन्होंने कहा राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, पद हमारे लिए द्वितीय है, तब इधर के लोग बोलना शुरू किए, नहीं तो एकदम कंप्लीटली साइलेंस था। हाँ, मतलब वो तो पॉलिटिकल पार्टी में कल्चर ही यही है कि वो कोई डिस्कशन डिस्कोर्स से नहीं। जी सर। सर तो एक सवाल ये भी है, जैसे कोई भी मुद्दा उठता है, जैसे इसी मुद्दे को ले लें, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये विपक्षी राजनीति से प्रेरित है, या शुरू में जब सीजेपी ने मूवमेंट शुरू भी किया तो उन्होंने कहा कि हम विपक्षी पार्टियों के यहाँ अलाउ नहीं करेंगे, और मतलब जो विपक्षी नेता है उनको अपने मंच पर नहीं आने देंगे। और ये अक्सर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी कहते हैं कि विपक्ष इसको हवा दे रही है, विपक्ष इस मुद्दे को हाईजैक कर रही है। तो ऐसे में सर अब विपक्ष का राजनीति, मतलब राजनीति भी करना इसी प्रकार से है, तो ऐसे में सर क्या मतलब इस आधार पर दरकिनार कर देना कि नहीं विपक्ष से प्रेरित है, विपक्ष जाकर जो है जानकर यहाँ पर मतलब जानबूझकर एक तरह से वो कियोस खड़ा कर रहा है, तो ऐसे में मुद्दे को नजरअंदाज कर देना क्या ठीक है? नहीं आकाश, ये सवाल भी देखिए ना, विपक्ष के पास तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा होता है जो इस तरह के नए मूवमेंट्स के पास नहीं होता। नए मूवमेंट में हो सकता है जो लीडर हो वही 20 दिन बाद जब वो मूवमेंट स्थल पर देखें लोग कि उनसे ज्यादा कोई आदमी बढ़िया बोल रहा है। हंगर स्ट्राइक जैसे मान लीजिए दीप के आए, लेकिन हंगर स्ट्राइक वांगचुक ने शुरू कर दी। अगर हंगर स्ट्राइक वांगचुक करते रहते और वहां धरना स्थल से ना हटाया जाता और आमरण अनशन तोड़ते नहीं तो दीप के का कद छोटा हो जाता, हो ही गया था सर, वांगचुक का कद बड़ा हो जाता। जी सर।
लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा नहीं होता जी सर, कि वहां राहुल गांधी या मोदी का कट छोटा छोटा हो जाए, किसी का बड़ा हो जाएगा अचानक। जी सर, वो स्ट्रक्चर्ड है सारी पार्टियां। जी सर, इसलिए ऐसे मूवमेंट में हमेशा ये होता है कि जैसे मूवमेंट लंबे खिंचते हैं, इनमें कॉन्ट्रडिक्शंस आने शुरू हो जाते हैं, इनमें टकराव होने लगता है आपस में इनर, जी सर, क्योंकि उन लोगों ने कभी कोई साथ में काम नहीं किया है। जी सर, वो एक सेंटिमेंट से आ तो गए, अब भीड़ आ गई, भीड़ को संभालें कैसे, तमाम तरह के स्टेक होल्डर्स आ गए, फिर भीड़ को बनाए कैसे रखें। तो इसलिए ऐसे सारे मूवमेंट अल्टीमेटली किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ चले ही जाते हैं। जैसे अन्ना हजारे मूवमेंट का बीजेपी ने फायदा लिया, उसके लोग तमाम घुस गए, आरएसएस के लोग घुस गए। इस तरह का मूवमेंट होगा, उसमें दूसरी पार्टियां घुस जाएंगी, क्योंकि जब काडर खड़ा करने की बात आएगी, भाई स्टूडेंट हैं 2-4 दिन पीटेंगे चले जाएंगे। काडर खड़ा करने की बात आएगी, सस्टेन करने की बात आएगी, तो अगर जेएनयू के स्टूडेंट शुरू से पहले दिन से ना लगे होते, सीजेपी की प्रोटेस्ट आगे कैसे बढ़ता। तो कोई ना कोई राजनीतिक ढांचा और वो तो चाहिए। आप जितना भी कह दें कि हम राजनीति से दूरी बनाएंगे, क्या आयशा के लोग शुरू से नहीं थे, पहले दिन से वहां थे? आयशा क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? एसएफआई आयशा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेफ्ट पार्टीज के साथ एफिलिएशन उनका जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल वैसी बात है, कोई कह दे आरएसएस का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, इस तरह की बात हम कहते हैं कि आयशा का कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, खूब है, तो उसके बिना मूवमेंट बनता ही नहीं। संघ और तमाम लोग, अगर वो उनके तमाम लोग एक्टिव ना हुए तो अन्ना हजारे का मूवमेंट इतना बड़ा नहीं खड़ा होगा। तो यही सवाल बड़ा है कि क्या देश में ऐसा कोई मूवमेंट इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता है? नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, चल नहीं पाता, सस्टेनेबिलिटी नहीं बनती है। तो उसके लोग जो हैं उनको कॉम्प्रोमाइज, उनको क्या होता है, लाभ दिखने लगता है। वो कोई तपे हुए लोग नहीं है लोहिया की तरह कि 20-30 साल नेहरू से लड़ते लड़ते तपे हुए, समझौता नहीं करेंगे, वो सब समझौता कर लेंगे। कल उनका जैसे कद बड़ा होने लगे, नेता बनने की चाहत जाग उठेगी, राजनीतिक दलों से हाथ मिलाने लगेंगे, बड़े बड़े नेताओं से मिलने लगेंगे, इतना महत्व मिलेगा तो बिक जाएंगे। इसलिए ऐसे मूवमेंट में कोई वैचारिकी अगर नहीं है और जनता किसी वैचारिकी के आधार पर एकजुट नहीं है, तो ये मूवमेंट लंबा नहीं चल सकती। सरकारें भी इसको समझती हैं, विपक्ष भी इसको समझता है। इसलिए विपक्ष क्या चाहता है कि मूवमेंट जब तक पावरफुल है तब तक उसका फायदा ले लिया जाए। सरकार समझती है कि अगर इसको विपक्ष ज्यादा हवा ना दे तो कुछ ही दिन मर जाएगा मूवमेंट, थोड़ी बहुत मांग मांग मान लो, मूवमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि बार बार आप वो सेंटीमेंट क्रिएट करके लोगों को बुला नहीं सकते। इसी सारे बाइनरी के डिलेमा के बीच में हमारे सारे मूवमेंट ऑसिलेट करते हैं, झूलते हैं। तो फिर वो अलग अलग तरह के कॉम्प्रोमाइज आज नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे। फंडिंग कहां से आएगी? मूवमेंट लंबा चलेगा तो फंड कौन करेगा? सरकार पीछे पड़ जाएगी, फंडर्स जो होंगे उनके पीछे, वो कोई उद्योगपति व्यवसायी फंड कर देगा उसके पीछे पड़ जाएगी। जनता कितने दिन फंड करेगी? जनता की फंडिंग से हमारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल पाती, मूवमेंट क्या चलेगा, कितने दिन चलेगा? भाई जनता की फंडिंग से न्यूज़पेपर नहीं चल पा रहा है, मीडिया हाउसेस नहीं चल पा रहे हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है, कहां से आप पॉलिटिकल मूवमेंट कहां से चलाएंगे? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक आदर्शवादी स्थिति है कि स्टूडेंट मूवमेंट केवल स्टूडेंट मूवमेंट रह जाए। ग्राउंड पर उसको स्टूडेंट मूवमेंट बनाए रखना लंबे समय तक संभव नहीं, क्योंकि यूथ में गुस्सा है, आक्रोश है, धैर्य नहीं है, कैरियर की तरफ जाएंगे, फुल टाइमर नहीं है वो कोई, डटे रहेंगे आपके लिए, 6 महीने डटे रहेंगे, 4 महीने डटे रहेंगे, 5 महीने डटे रहेंगे, फिर क्या होगा? फिर वापस लौटेंगे, काम धंधा है, पढ़ाई लिखाई है, लौट जाएंगे। तो इसलिए मैं मानता हूं कि इसमें बहुत इसको पॉलिटिक्स से अलग करके देखने की कोशिश करना वो एक दीवा स्वप्न है, वो ज्यादा चलता नहीं है। और मुझे लगता है सरकार ये कांग्रेस की भी सरकार होती है, XYZ किसी की भी रही होती है, तो जो विपक्ष में रहता है वो भी इस मुद्दे को हाईलाइट करता है, वो करता है। तो सामान्य बात है, विपक्ष हमेशा से, कोई पार्टी होगी, विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, किसी ऐसे मूवमेंट के अगर उनके फेवर में उसकी एनर्जी है, सेंटीमेंट है, उसको टैप करने की कोशिश करेगा। कोई राजनीतिक दल ऐसा थोड़े है कि वो कोई सेंटीमेंट बन रहा होगा उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा, ऐसा संभव नहीं।
ठीक है, आकाश को भी जी सर। ये बात हो गई, करीब करीब एक छोटा मोटा इस बहाने चर्चा हो गई, इसको रोकते हैं। जी सर। और तो आप अभी सब देखिए, कोई हमने बहुत कोई स्ट्रक्चर्ड चर्चा नहीं की है, कुछ बातें ऐसे बनती गई, उससे एक बात से दूसरी बात निकलती गई। अपनी राय से अवगत कराइएगा। और फिर से मैं कहूँ कि जो मैंने कहा है वो कोई अंतिम सत्य नहीं, आप एक विकल्प के तौर पर उसको देखिए। आपकी असहमति भी उससे हो सकती है, कोई बड़ी बात हो जिसको हमने मिस किया वो भी हो सकता है। तमाम बातें, जैसे मैंने हिंट दिया कि लोकतंत्र में कई बार मजबूरी भी है, जातीय समूहों की लामबंदी मजबूरी है, क्योंकि उसके बिना कई बार निचली जातियों का सशक्तिकरण नहीं हो सकता। उस पर हमने कम चर्चा की है, क्योंकि हमने एक पक्ष पर बात की, वो पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन ये नहीं कि उस पक्ष पर बात नहीं की जा सकती, वो पक्ष भी महत्वपूर्ण है, उस पर कम बात की है। इस बात के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। आप सबने इस चर्चा को सुना, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया सर।